नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी चीज बिजली के तार के अंदर झांकने वाले हैं और वहां जो होता है वो शायद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो बिजली का सबसे छोटा हिस्सा है, वो असल में एक तार के अंदर सफर कैसे करता है? अक्सर हम सोचते होंगे कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा एक लाइन में चलता होगा, जैसा कि बाईं तरफ दिख रहा है। लेकिन असलियत असलियत दाईं तरफ वाले रास्ते जैसी है, एकदम बेतरतीब, टेढ़ी मेढ़ी, किसी भूल भुलैया की तरह। अब इस बेतरतीब रास्ते को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक कंडक्टर यानी तार के अंदर तब क्या होता है जब उसमें कोई करंट ही नहीं है। देखिए, एक कंडक्टर के अंदर खरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये शांत नहीं बैठे रहते। ये लगातार बहुत ही तेज रफ्तार से इधर उधर भागते रहते हैं। मतलब तार के अंदर एक तरह की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में हर वक्त हलचल मची रहती है। और भागते हुए ये इलेक्ट्रॉन लगातार तार के अंदर जो फिक्स्ड आयन्स हैं यानी धातु के एटम, उनसे टकराते रहते हैं। एक के बाद एक टक्कर लगातार। ये एक कभी न रुकने वाला डांस जैसा है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन इतनी तेज रफ्तार से भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की दिशा अलग है, सब कुछ इतना रैंडम है कि कुल मिला के देखा जाए तो वो कहीं नहीं पहुंचते। उनकी एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग 0 होता है और इसीलिए बिना बैटरी के कोई करंट नहीं होता। तो फिर करंट बहता कैसे है? अच्छा, अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम इस तार से एक बैटरी जोड़ देते हैं, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत ही दिलचस्प काम करती है। ये इलेक्ट्रॉनों की टक्करों को या उनकी बेतरतीब भागदौड़ को रोकती नहीं है, बल्कि ये हर इलेक्ट्रॉन पर एक बहुत ही हल्का सा लेकिन लगातार एक ही दिशा में धक्का लगाती है। तो अब दो टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन का रास्ता थोड़ा सा मुड़ जाता है, थोड़ा कर्व हो जाता है। फिर वो टकराता है और उसकी दिशा फिर से बदल जाती है, लेकिन अगले ही पल इलेक्ट्रिक फील्ड उसे फिर से हल्का सा अपनी तरफ खींच लेती है। और दो टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन जो औसत समय लेता है, उसे हम एक खास नाम देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम टाउ यानी टीओ से दिखाते हैं। ये बहुत छोटा सा टाइम होता है, लेकिन कंडक्टिविटी समझने के लिए ये बेहद जरूरी है। तो अब देखिए इस तस्वीर को। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, ये इलेक्ट्रॉन का असल रास्ता है, टक्करों के साथ। लेकिन हर टक्कर के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हल्के से धक्के की वजह से थोड़ा थोड़ा आगे खिसकता जाता है। और लाखों करोड़ों टक्करों के बाद वो असल में पॉइंट ए से पॉइंट बी डैश तक पहुंच जाता है। इसी धीमी नेट मूवमेंट को ड्रिफ्ट कहते हैं। मतलब उस पूरी भगदड़ को एक दिशा मिल गई। तो चलिए अब इस धीमी रफ्तार वाले ड्रिफ्ट से उस करंट तक पहुंचते हैं जो हमारे घरों में बल्ब जलाता है और पंखे चलाता है। देखिए, करंट का मतलब है कि किसी तार के एक हिस्से से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजरा। और अगर हमें ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन की औसत ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी आगे खिसकने की रफ्तार कितनी है, तो हम करंट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक असली उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक तांबे का तार है जिसमें 1.5 एम्पियर का करंट बह रहा है। ये एक आम सा केस है। तो जब हम सारे कैलकुलेशंस करते हैं तो पता है क्या नतीजा निकलता है? इन इलेक्ट्रॉनों की औसत ड्रिफ्ट स्पीड निकलती है सिर्फ 1.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, एक सेकंड में बस 1 मिलीमीटर। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है इलेक्ट्रॉन की अपनी रैंडम थर्मल स्पीड जो लगभग 2 लाख मीटर प्रति सेकंड है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज। और दूसरी तरफ है उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार यानी ड्रिफ्ट स्पीड, जो है सिर्फ 0.001 मीटर प्रति सेकंड। मतलब एक तरफ रॉकेट की स्पीड और दूसरी तरफ कछुए से भी धीमी चाल। ये सचमुच हैरान करने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इतनी धीमी रफ्तार से चलते हैं तो फिर इतना ज्यादा करंट कैसे पैदा हो जाता है? ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई। लेकिन इसका जवाब छिपा है बहुत बड़ी संख्याओं में। बात यह है कि तांबे के 1 क्यूबिक मीटर में, मतलब 1 मीटर लंबे, चौड़े और ऊंचे टुकड़े में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो है लगभग 8.5 गुणा 10 की पावर 28। ये एक इतनी बड़ी संख्या है कि हम इसे सोच भी नहीं सकते। तो करंट किसी एक इलेक्ट्रॉन की रफ्तार से नहीं बनता। ये बनता है खरबों खरबों इलेक्ट्रॉनों के एक साथ एक ही दिशा में थोड़ा थोड़ा खिसकने से। जब इतनी बड़ी संख्या में चार्ज कैरियर्स एक साथ ड्रिफ्ट करते हैं
तो उनकी धीमी रफ्तार भी मिलकर एक बहुत बड़ा करंट बना देती है। और एक और दिलचस्प बात, यही टक्करें जो इलेक्ट्रॉन के रास्ते को इतना बेतरतीब बनाती हैं, असल में यही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध की वजह भी हैं। हर टक्कर एक तरह की रुकावट है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है मोबिलिटी, जिसे म्यू से दिखाते हैं। मोबिलिटी हमें ये बताती है कि किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पर कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं। जिस मटेरियल की मोबिलिटी ज्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ड्रिफ्ट करेंगे और वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। तो चलिए अब उन जरूरी फॉर्मूलों को एक साथ देख लेते हैं जो इस पूरी माइक्रोस्कोपिक दुनिया के राज खोलते हैं। ये हैं वो 4 मुख्य फॉर्मूले। पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किस औसत रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। दूसरा है करंट डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया से कितना करंट बह रहा है। तीसरा ओम का नियम अपने माइक्रोस्कोपिक रूप में। और चौथा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, जो मटेरियल के अपने गुणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम पर निर्भर करता है। ये सारे फॉर्मूले मिलकर हमें दिखाते हैं कि कैसे तार के अंदर की छोटी छोटी चीजें मिलकर हमारे लिए बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करती हैं। अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो शायद शुरू से ही मन में घूम रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इतनी धीमी रफ्तार मतलब घोंगे की चाल से चलते हैं, तो फिर स्विच दबाते ही लाइट तुरंत कैसे जल जाती है? इसकी वजह यह है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, तार के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगभग प्रकाश की गति से यानी लाइट की स्पीड से पूरे तार में फैल जाती है। और ये फील्ड तार में मौजूद सभी फ्री इलेक्ट्रॉनों को एक साथ एक ही समय पर हल्का सा धक्का देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी से भरा एक लंबा पाइप हो। जैसे ही हम एक सिरे से नल खोलते हैं, दूसरे सिरे से पानी तुरंत निकलने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि नल का पानी दौड़कर दूसरे सिरे तक पहुंच गया, बल्कि इसलिए कि उसने अपने आगे वाले पानी को धक्का दिया और ये धक्का लगभग तुरंत दूसरे सिरे तक पहुंच गया। ठीक यही बिजली के साथ होता है।